राधिका जी के पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी, जिस कारण वह अकेली हो गई थी। उनका बेटा उनके पास बैठता भी नहीं था, ना ही बात करता था। बहू ने अपनी सास को एक पुरानी सी कोठरी में रहने के लिए कहा, जिससे वह किसी से बोल भी नहीं सकती थी, ना तो देख सकती थी, क्योंकि यह कोठरी उनके घर के पीछे थी। राधिका जी अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जब से बेटे की शादी हुई थी, तब से उनका इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़े हुए था। वह अपनी माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी प्रीता को भी अपनी सास राधिका जी एक आंख नहीं सुहाती थी। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग आपस में बातें बना रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के जाने माने व्यवसायी धीरज जी, जिनकी माता राधिका जी ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? इन्हें तो सारी सुख सुविधा थी, धन दौलत, अच्छा खान पान, तो फिर और क्या चाहिए था उन्हें। जरूर धीरज अपनी माँ जी को तंग करते होंगे, तभी तो एक माँ अदालत तक पहुँच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी बढ़ रहा था। तभी अचानक जज साहब आए और उनका आगमन हुआ। दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और धीरज की माता जी राधिका जी को होने का ऐलान हुआ। 70 से 75 साल की एक बूढ़ी औरत, गोरा रंग, बूढ़ी चमड़ी, आंखों में उदासी छाई हुई और चेहरे पर लाचारी के भाव भी थे। वह अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे में आकर खड़ी हुई। हाँ तो माता जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपने इकलौते वारिस अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज कराया? जज साहब ने राधिका जी से पूछा। इस पर राधिका जी शांत भाव से बोली, जज साहब, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी दुख नहीं होने दिया। इसकी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया। यह तो हर माँ बाप का फर्ज है, ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। हाँ तो जज साहब, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने का। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? पर कोई भी इनकी तरह अपने बच्चे को कोर्ट में नहीं घसीटता। सामने कटघरे में खड़े हुए धीरज तेज आवाज़ में झल्लाकर बोले, माता जी, आप अपनी जगह ठीक हैं, पर आपने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया? क्या आपका बेटा आपको तंग करता है, या आपको खाना नहीं देता, या आपको घर से निकाल रहा है? क्या वजह है इस मुकदमे की, और आप अदालत से क्या चाहती हैं? जज साहब ने राधिका जी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रहना और समय पर खाना देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज उतर जाता है? जवाब देने की जगह राधिका जी ने उल्टा जज से सवाल कर लिया। माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? जज साहब परेशान होकर बोले, शांत स्वर में बोली, साहब, मैं चाहती हूँ कि माँ के रूप में मैंने जो कुछ भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा धीरज उस कर्ज को उतार दे। राधिका जी का ऐसा जवाब सुनकर अदालत में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अब हर कोई राधिका जी को दोषी बता रहा था। आखिर कैसी माँ है भला कोई माँ अपनी औलाद से उसकी परवरिश की कीमत मांग सकती है क्या? समय आ गया है, कीमत देने को तैयार हूँ। आप दाम बोलिए, कितने का चेक काटूँ? कैश लेंगी या फिर चेक? बोलिए,
इतनी सी बात के लिए कोर्ट में घसीटने की क्या ज़रूरत थी? सबके सामने ड्रामा करने के लिए खड़ी हो गई। धीरज जी अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए गुस्से में बोले। अपने बेटे की यह हरकत देखकर राधिका जी ने कहा, जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप भी इतने बड़े आदमी हैं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। जज साहब, जब मेरा बेटा होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुईं, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मुझे गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों से हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बना था। मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मैं घर पर इसे घंटों घंटों पढ़ाती लिखाती थी, बिना झुंझलाए मैं इसकी सारी परेशानियां दूर करती थी। यह काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति जीवनलाल जी गुस्सा कर जाते थे तो मैं इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैंने सारी सारी रात इसे इधर से उधर करती रहती कि यह गीला ना रहे। धीरे धीरे समय के साथ यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा, पर तभी अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका व्यापार टूटने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर उनका सारा काम संभाला और साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया कि कहीं यह वापस बीमार ना पड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी करने का भी सुझाव दिया, यह कहकर कि एक अकेली औरत का ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, तो मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोलते हुए राधिका जी रुक गईं। उनकी आंखें गीली हो गईं, उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने पानी पिलाया। पानी पीकर राधिका जी ने खुद को संभाला, फिर से बोलना शुरू किया। अकेले मैं आंसू बहाती, कितनी बार खुद को बेटे सहित ख़त्म करने का मन किया, पर ऐसा एक माँ कैसे कर सकती है। मेरा अपनी ज़िंदगी से दम घुटता है। मैं रोज़ रोज़ तिल तिल करके मरती और रोज़ अपने बच्चे के लिए खुद को जिंदा रखती, यह सोच कर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया और अब मैं निश्चिंत हो गई कि अब पोता पोती को खिलाते हुए चैन से अपना बुढ़ापा काटूंगी। पर यह कहकर राधिका जी चुप हो गई। पर क्या माता जी? जज साहब ने उनसे पूछा। जज साहब, धीरज की पत्नी यानी कि मेरी बहू प्रीता को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती, मुझे सारा दिन भूखा रखती, उसे मैं एक आँख नहीं सुहाती थी। उसके बाद मुझे घर के पीछे वाली एक कोठरी में लगभग कैद सा कर दिया गया, जहाँ घर का कबाड़ पड़ा रहता था, जहाँ नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे धीरज से कहा भी कि बेटा, मुझे इस कोठरी में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे सबके साथ तेरे साथ रहना है। तब उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि मेरी पत्नी प्रीता को आप पसंद नहीं हैं, उसे आपके वहाँ रहने से बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो, इस कोठरी में रहो और इस कोठरी से ज़्यादा बाहर मत आया करो। प्रीता को पसंद नहीं। जब साहब मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने उससे कहा कि कम से कम तू मेरे साथ मेरे पास पल भर के लिए बैठ जाया कर। तो जज साहब, पता है उसने क्या कहा
कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं? अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे पल्लू से नहीं बन सकता। एक माँ पर क्या बीतती होगी। जज साहब, आप ही सोचिए। मैंने उसकी सारी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा समय दिया और काम भी संभाला, और अब मुझे यह ऐसे कहता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने दुख झेले, इतना त्याग किया? जब इसके पिता मुझे इस भारी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसके लिए अपना सुख नहीं देखा। क्या यही दिन देखने के लिए कि मैं इतना सब, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतना सब किया? वह गलत है, पर उसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं। जज साहब, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं है। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकती हूँ? फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब असमंजस में थे। तब राधिका जी ने कहा, जज साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। जज साहब आश्चर्य से बोले, क्या? जज के साथ साथ धीरज और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह कैसा मजाक है? क्या अदालत में आकर 1 कप चाय के लिए मुकदमा किया अपने बेटे के खिलाफ? भला यह कैसा मुकदमा है? हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, कोई नौकरानी नहीं। राधिका जी आंखों में आंसू लेकर रूंधे गले से बोली, पर इससे आपको क्या हासिल होगा माता जी? जज आश्चर्यचकित होकर बोले। तब राधिका जी ने कहा, जज साहब, एक माँ कैसे बताए कि उसे 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इस बहाने से कम मैं इसे देख लिया करूँगी, वरना तो महीनों महीनों यह मेरे पास नहीं आता। उसे 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया करूँगी। उसे 1 कप चाय के बदले मेरा बेटा 2 घड़ी मेरे पास बैठ भी जाया करेगा। उसे 1 कप चाय के बहाने मेरा बेटा मुझे आकर देख भी जाया करेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। राधिका जी नम आँखों से बोली। राधिका जी की बातें सुनकर अदालत में उपस्थित सभी की आंखें भर आईं, क्योंकि कहीं न कहीं सब जिंदगी की भागदौड़ में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी शामिल थे। तभी वहाँ एक आवाज़ सिसकियों सी सुनाई पड़ी। उस तरफ देखने लगी, देखा तो धीरज कटघरे में सर पकड़कर बैठे थे और ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रो रहा था। राधिका जी कटघरे से निकलकर अपने बेटे धीरज के पास पहुंची और धीरज का सर सहलाते हुए बोली, बेटा, लगता है ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने तुझसे, जो तू देने में समर्थ है नहीं। माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपके किसी भी कर्ज चुकाने की मेरी औकात नहीं, मुझे माफ़ कर दो। पर तुम मुझे बदले में कम मांग रही हो। माँ, आज से आपका बेटा आपके साथ चाय भी पिएगा और खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे वाली उस अंधेरी कोठरी में नहीं, सबके साथ घर में रहेंगी। अपने पोता पोती को खिलाएंगी, हमारे साथ खाएंगी पिएंगी। धीरज माँ के कदमों में लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोते हुए बोला, ना मेरे बच्चे, मत रो मत रो, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखें इतने दिन हो गए, बल्कि मरते समय मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। राधिका जी अपने बेटे धीरज जी को सीने से लगाती हुई बोली, अब तो पूरे अदालत में सिर्फ
सिसकियां ही गूंज रही थी। जज साहब को अब फैसला सुनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। दोनों पक्षों में फैसला हो चुका था। अब तो जज साहब को भी घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी ना जाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। धीरज अपनी माँ का मरते दम तक ख्याल रखता है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर उसकी बीवी कुछ भी अपनी सास को कहती तो वह उसे भी डांट देती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।